नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह और दृष्टि इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम आपसे बात करते हैं हाल फिलहाल के उन क्षेत्रों के विषय में जो न्यूज में रहे, चर्चा में रहे और हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के इस सीरीज के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करेंगे अप्रैल 2025 में चर्चित रहे कुछ स्थानों के बारे में जो हमारी इस वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक तो तूती द्वीप के विषय में जो अफ्रीका के अंदर है, दूसरा इजिप्ट के तटीय क्षेत्रों के विषय में, तीसरा हम आज चर्चा करेंगे फिलीपींस के एक ज्वालामुखी के बारे में और चौथा मरमरा सागर में उठे एक जबरदस्त जलीय सैलाब जो कि भूकंप के कारण उठा उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इन सब चर्चाओं के साथ साथ एक और ताइवान जल संधि के विषय में भी आज चर्चा करेंगे जहां पर चीन ने बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये स्थान क्यों चर्चा में रहे और ये कहां है और इनके आसपास के निकटवर्ती क्षेत्र कौन से हैं जो हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तूती द्वीप, तूती द्वीप खार्तूम शहर जो सूडान का राजधानी शहर है अफ्रीका के अंदर देखें तो वहां पर दो नदियों का संगम होता है। एक वहां पर नदी मिलती है व्हाइट नाइल यानी श्वेत नील जो मुख्य नील नदी है जिसे विश्व की सबसे लंबी नदी का दर्जा भी प्राप्त है। यह नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और विक्टोरिया झील तीन देशों के एक तरीके से बीच में है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया। तो वहां से निकलने वाली व्हाइट नाइल और इथियोपिया से टाना झील से निकलने वाली जो ब्लू नाइल है, नीली नील नदी, वो दोनों खार्तूम शहर में आकर मिलती हैं और इन्हीं दोनों नदियों के बीच यहां पर यह तूती द्वीप है। अब यह तूती द्वीप चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस तूती द्वीप के ऊपर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूडान की फोर्सेस के अतिरिक्त वहां के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहें कि एक ऐसी फोर्स जो सेना नहीं है वहां की, जिसे हम रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं, इसने इस द्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया। वहां के लोगों को खुले सेल में यानी खुली जेल में एक तरीके से भर दिया। वहां खाने की सप्लाई बंद हो गई, बिजली की सप्लाई बंद हो गई और वे लोग बहुत परेशान हुए। आखिरकार सूडानी सेना ने बड़ी मशक्कत के बाद उस द्वीप को फिर से छुड़वाया, लेकिन तब तक वे लोग कई महीनों तक परेशान होते रहे और अपने ही देश में एक प्रकार से निर्वासित जीवन जिया उन्होंने। तो इस वजह से यह तूती द्वीप चर्चा में था। सूडान में है, याद रखिए, दोनों नील नदियों के संगम पर। नील नदी मैंने कहा विक्टोरिया झील से निकलती है विषुवत रेखीय क्षेत्र में, वहां से उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी के विषय में भी कुछ तथ्य जरूर याद रखिए। नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, और साथ ही साथ उस आसमान बांध की जो झील है उसका नाम है झील नासिर। तो नासिर झील का भी नाम याद रखिए। इस नासिर झील को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इसी नासिर झील से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो भारत के भी लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब देखिए, इससे संबंधित हम एक प्रश्न भी यहां पर ले सकते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहा तूती द्वीप किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कोंगो और नाइजर नदी, ब्लू नील या व्हाइट नील, नीली नील या फिर जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो या ऑरेंज नदी। अगली कक्षा जो हमारी सीरीज होगी उसमें मैं इसके आंसर जरूर बताएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दे सकते हैं। चलिए चर्चा में रहे दूसरे स्थान के बारे में बात करते हैं। यह स्थान है लाल सागर में इजिप्ट यानी मिस्र का तट। यहां पर मिस्र के दक्षिणी लाल सागर तट पर वादी अल गेमल राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखेंगे हम निश्चित तौर पर, वादी अल गेमल राष्ट्रीय उद्यान। इसी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक तट है जिसका नाम है रास हेंकोराब तट। यह रास हेंकोराब बीच या तट जलवायु दृष्टि से देखें या फिर पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो बहुत ही संवेदनशील है। यहां पर संकटापन, कछुए,
प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास बड़ी बहुतायतता से पाए जाते हैं। लेकिन इजिप्ट सरकार यानी मिस्र की सरकार चाहती है कि इस तट को विकसित किया जाए और यहां पर पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में बुलाया जाए, क्योंकि मिस्र की सरकार को यहां से बहुत बड़ी रेवेन्यू प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है पर्यटन के लिहाज से। लेकिन पर्यावरणविद मानते हैं कि यहाँ की जो पारिस्थितिकी है वो बहुत ही संवेदनशील है और यहां पर अगर निर्माण कार्य किए गए तो वो पारिस्थितिकी क्षतिग्रस्त हो सकती है, संकट में आ सकती है। इसलिए पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कोरल रीफ यानी जो प्रवाल भित्तियां होते हैं वो महासागरों के मुश्किल से 0.1% क्षेत्रफल पर निवास करते हैं, जबकि महासागरीय जीवन का 25% इन्हीं प्रवाल भित्तियों के निकट निवास करता है। तो अगर हम इन प्रवाल भित्तियों को क्षति पहुंचाते हैं तो ये प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाती हैं और एक प्रकार से हमारे महासागरों के वर्षा वन समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे जीवों का जीवन इनके ऊपर निर्भर करता है, तो वे जीव भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक विरोध का कारण था इस तट के आसपास जो चर्चा में रहा। आप लाल सागर को अगर देखें तो लाल सागर पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का भाग है, जो विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी का अर्थ होता है सतह पर एक दरार, जो कि अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंदर के बलों के कारण उत्पन्न होती है। और यह विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, जिसमें लेक लडोगा, लेक अनोगा, इसके अलावा टांगेनिका झील, रोडोल्फ झील, ये अफ्रीका की पूर्वी जो महान झीलें हैं वो भी इसी भ्रंश घाटी के भाग हैं। लाल सागर भी इसी भ्रंश घाटी का भाग है। यहां पर अकाबा की खाड़ी है, वो भी इसी का भाग है। और यहां पर जॉर्डन इजराइल की सीमाओं पर जो मृत सागर है, जो विश्व का सबसे लवणीय जल में से एक है, वह भी इसी महान भ्रंश घाटी का भाग है। विश्व में इस समय अगर हम ईरान को देखें और अमेरिका को देखें तो यहां पर इस क्षेत्र में जो कि तेल उत्पादक क्षेत्र है, काफी सारा संकट उत्पन्न हुआ है। उस पर भी किसी दूसरे विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि यहां पर दो विशेष जल संधियां हैं। एक यहां पर हॉर्मुज जल संधि है। हॉर्मुज जल संधि पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से यानी अरब सागर से जोड़ती है, जबकि यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। यह बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को यहां पर ओमान की खाड़ी या अदन की खाड़ी, माफ कीजिए, अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह अदन की खाड़ी भी यहां पर अरब सागर का ही भाग है। लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक स्वेज नहर का निर्माण भी किया गया है। स्वेज नहर 193 किलोमीटर लंबी है और स्वेज नहर के बनने से भारत से ब्रिटेन जाने वाले जहाज जो महासागरीय मार्ग था वो लगभग 9000 किलोमीटर छोटा हुआ है। तो स्वेज नहर काफी महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर भी किसी अन्य पार्ट में चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये तट क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों चर्चा में था, ये मैंने आपको बताया। यहां आपके लिए इससे संबंधित भी एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल सागर को सही वर्णन करता है लाल सागर का? यह रिफ्टिंग भूपर्पटी अलग होने का कारण है। इसमें बहुत सारी प्रमुख नदियां जल प्रवाहित करती हैं। यह स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से 1, 2, 3 में से 1, 3, केवल 2, केवल 1 या तीनों लाल सागर को सही तरीके से व्याख्याकृत करते हैं। ठीक है, अगले जो हमारा प्लेसेस इन न्यूज होगा उसके अंदर इसके उत्तर जरूर दिए जाएंगे। तब तक आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगला चर्चित स्थान रहा ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। चीन और ताइवान के बीच का एक पतला सा गलियारा है। आगे उसी क्षेत्र से होकर हम प्रशांत महासागर में भी जा सकते हैं। ताइवान जल संधि चर्चा में इसलिए रही क्योंकि ताइवान जल संधि के निकटवर्ती क्षेत्र में चीन ने
अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस, वॉर प्रैक्टिस। यानी इससे बड़ी वॉर प्रैक्टिस चीन ने आज तक कभी नहीं की थी जितनी ताइवान जल संधि के अंदर की। यह युद्धाभ्यास चीन ने इसलिए भी किया क्योंकि उस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान और जापान को सपोर्ट करता है, लेकिन चीन चाहता है कि उस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा ना हो, बल्कि चीन का ही उसमें दबदबा बना रहे। तो वहां एक प्रकार से चीन का इतना बड़ा युद्धाभ्यास, जिसमें चीन ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक जो फाइटर प्लेन कैरियर है उसको भी यूज किया, यानी जिसके ऊपर 20-25 फाइटर जेट रह सकते हैं, इतना बड़ा एक कार्गो है, बहुत बड़ा जहाज है, उसको भी उस युद्धाभ्यास में उतारा और सीधा संकेत दिया संयुक्त राज्य अमेरिका को कि इस क्षेत्र में अगर आप आओगे तो मैं आपसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को खुलेआम यह दर्शाया कि यह क्षेत्र मेरा है और यहां आप नहीं आ सकते। अब अगर इस ताइवान जल संधि की बात करें तो यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षेत्र से होकर हम जो रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस लेते हैं, वो यानी भारत के कुल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का 55% से अधिक इसी रूट से होकर आता है। तो हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है। हम बहुत बड़ी मात्रा में जापान को लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, वो भी इसी क्षेत्र से होकर जाता है। जापान से हमारे जो संबंध हैं, रूस से जो हमारे संबंध हैं, विशेषकर महासागरीय मार्ग से, वो इसी ताइवान जल संधि के आसपास से होकर गुजरते हैं। तो अगर इस दक्षिण चीन सागर में या पूर्वी चीन सागर में चीन पूरी तरीके से अपना अधिकार जता लेता है, पूरी तरीके से अपना दबदबा बना लेता है, कोई उसका प्रतिकार करने वाला नहीं शेष बचता, तो फिर भारत के लिए भी यह संकट होगा। भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत का समुद्री व्यापार घट सकता है। ठीक है, अब इससे संबंधित भी आप एक प्रश्न देख सकते हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहां ताइवान जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, यानी ताइवान स्ट्रेट कौन से वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है? पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को, येलो सी यानी पीला सागर और प्रशांत महासागर को। तो आप इसका उत्तर जरूर दीजिए, मैं अगले प्लेसेस इन न्यूज में इसका उत्तर आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। अगला जो चर्चित स्थान है वो है माउंट कनलाओन। ये माउंट कनलाओन एक प्रकार से कहें तो फिलीपींस का एक ज्वालामुखी है, जो इसी अप्रैल मई 2025 के अंदर फिर से विस्फोट हुआ इसके अंदर, और इस विस्फोट के कारण इतनी सारी राख और धुआं हवा में उड़ा कि आसपास के कई सारे नगरों में वायु यातायात ठप हो गया। साथ ही साथ वहां के जो गन्ना किसान हैं, उनके गन्ने की फसलों के ऊपर राख जम गई, जिससे गन्ना उत्पादन भी घटेगा निश्चित तौर पर। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। अगर लगातार धुआं और राख हमारी सांसों से फेफड़ों तक पहुंचते हैं तो ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित श्वसन बीमारियां हो सकती हैं, और वो उनका शिकार हो रहे हैं। तो इस प्रकार यह चर्चा में रहा। इसके विस्फोट के कारण कहा गया कि 4000 मीटर ऊंचाई तक राख का एक गुब्बार फैल गया। फिलीपींस का जो ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान है फिवोल्स, तो ये जो है इसने इस अलर्ट को 3 में बरकरार रखा है कि 3 अलर्ट का अर्थ यह होता है कि अगर मैग्मा नीचे से सक्रिय होकर सतह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो हमें सतह पर कुछ संकेत मिल जाते हैं, कुछ वाइब्रेशन, कंपन, कुछ तापमान में वृद्धि। तो फिलीपींस ने कहा कि यह ज्वालामुखी पूरी तरीके से विस्फोट कर रहा है और इसके आसपास का क्षेत्र भी संवेदनशील बना हुआ है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी आते हैं वो मूल रूप से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भाग हैं, यानी प्रशांत महासागर का अग्निबल है। विश्व के 60 से 70% सक्रिय ज्वालामुखी और साथ ही साथ विश्व के
70% के आसपास जो बड़े भूकंप आते हैं वो इसी प्रशांत महासागर की परिधि के आसपास आते हैं। इसीलिए इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, प्रशांत महासागर का अग्नि मेखला। अब इस प्रशांत महासागर के अग्नि मेखला को अगर हम देखें तो इसमें कई सारे देश हैं, उसमें फिलीपींस भी आता है। यहां पर फिलीपींस है, जापान है, इंडोनेशिया, इसके अलावा न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, इक्वेडोर, पनामा, मेक्सिको, हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का का क्षेत्र, रूस का कमचटका प्रायद्वीप। विश्व के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि यहां प्रशांत महासागर की महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट और साथ ही साथ इसके चारों ओर महाद्वीपों की जो विवर्तनिक प्लेटें हैं वो आपस में टकरा रही हैं या अलग हो रही हैं, जिसके कारण यहां पर ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब ये जो ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी राख और लावा दोनों से बना हुआ है और ऐसे ज्वालामुखी को हम मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। राख और लावा दोनों बार बार निकलते हैं तो इस ऐसे ज्वालामुखी की ऊंचाई भी काफी बढ़ जाती है और ढलान भी तीव्र होता है। केवल राख से बना हुआ ज्वालामुखी होता है, उसे हम सिंडर ज्वालामुखी या शंकु कहते हैं। और अगर वो केवल लावा से बना हुआ है और उसमें भी सिलिका की मात्रा कम है तो वो लावा दूर तक फैलता है, वो क्षारीय लावा होता है और उससे एक बहुत दूर तक बना हुआ पठार बनता है। लेकिन अगर अम्लीय लावा है और उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे में वो एक शंकु के रूप में बनता है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर अगर एक गहरा सा गर्त बन जाता है तो उसे कहते हैं काल्डेरा। याद रखिए इस शब्द को भी, काल्डेरा। लेकिन अगर यह गर्त छोटा है तब इसे कहते हैं क्रेटर। तो क्रेटर ज्वालामुखी का छोटा मुख होता है और काल्डेरा ज्वालामुखी का एक बड़ा मुख होता है। काल्डेरा तब निर्मित होता है जब क्रेटर का विस्फोट के कारण या तो ध्वस्त हो जाए, आंतरिक या बाह्य, तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। फिर अगर ऐसा ज्वालामुखी मृत हो जाता है जिसमें कोई आग नहीं है, कोई तापमान नहीं है, तो वर्षा का जल इस गड्ढे में भर जाता है और इस गड्ढे को फिर बोल देते हैं काल्डेरा झील। ठीक है, यह नेग्रोस जो द्वीप है इसी के ऊपर यह ज्वालामुखी है और इस नेग्रोस द्वीप को फिलीपींस का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर गन्ने की फसल इस राख के उड़ने से नष्ट हो रही है। चलिए, इससे संबंधित भी एक छोटा सा प्रश्न आप जरूर लीजिए, उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप जरूर दे सकते हैं। माउंट कनलाओन का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? शील्ड ज्वालामुखी के रूप में, मिश्रित यानी कंपोजिट ज्वालामुखी के रूप में, या कोई रिफ्ट ज्वालामुखी यानी कहीं महाद्वीप फटा, दरार पड़ी और वहां से लावा बाहर निकला, या फिर हॉट स्पॉट के रूप में। हॉट स्पॉट वो ज्वालामुखी होते हैं जहां एक प्लेट, महासागरीय प्लेट के नीचे दूसरी महासागरीय प्लेट प्रवेश करती है और वो अंदर बेनियोफ जोन में पहुंचकर सबडक्शन होता है उसका, बेनियोफ जोन, जहां इतना तापमान हो कि वो प्लेट पिघल जाए, तो वहां उसके पिघलने के बाद जो सतह पे प्रकट होती है और उसकी एक पूरी की पूरी सीरीज, द्वीपों की सीरीज बन जाती है, उसे कहते हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। तो आप बताएंगे कि यह फिलीपींस का कनलाओन ज्वालामुखी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? चलिए, प्लेसेस इन न्यूज में एक और स्थान की बात करते हैं, तंजानिया। पूर्वी अफ्रीका का एक देश, भारत के इसके साथ अच्छे संबंध है। चीन का अफ्रीकी देशों के अंदर बहुत दबदबा है। भारत चाहता है कि वो भी अपनी पैठ बनाए वहां पर, इसलिए अब लगातार भारत पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ संबंध बना रहा है। उनके साथ रक्षा और सामुद्रिक जो संबंध हो सकते हैं वो बनाए जा रहे हैं। अफ्रीकी देश खनिज संसाधनों को लेकर रिच हैं, समृद्ध हैं। भारत को खनिज भी चाहिए और उन देशों को रक्षा सामग्री चाहिए। तो भारत का जो HAL है वो कई सारे इक्विपमेंट बनाता है, DRDO बनाता है। तो ये सारे उपकरण हम अफ्रीका में बेच सकते हैं, चीन को काउंटर कर सकते हैं, हमें रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। तो यहां पर चर्चा में क्यों रहा तंजानिया इस समय अंतराल में?
AIKEYM ये एक अफ्रीकी भारत की मैरीटाइम एंगेजमेंट है, यानी भारत और अफ्रीकी देशों को लेकर जो समुद्री संबंध है कि समुद्र की रक्षा कैसे की जाए, यहां के संसाधनों को किस प्रकार से काम में लिया जाए, निकाला जाए। तो ये एक अभ्यास था समुद्री सुरक्षा और भारत तथा अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक, अब इसमें भारत अपनी समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन 3 प्रमुख युद्ध पोतों के माध्यम से कर रहा है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेना चाहता है अफ्रीकी देशों के साथ। सवाल यहां पर क्या बन सकता है हमारे लिए? एक तो विक्टोरिया झील, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, क्योंकि तंजानिया की चर्चा हुई है तो विक्टोरिया की बात जरूर होगी। एक तो विक्टोरिया झील के अंदर से इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है। दूसरी बात, विक्टोरिया झील उष्णकटिबंध की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। तीसरा, विक्टोरिया झील से ही उद्गम होता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का, श्वेत नील का, और वो लगभग 6,500 किलोमीटर लंबी है। विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया और युगांडा 3 देशों को अपने तट पर रखती है। साथ ही साथ इसी तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और एक मृत ज्वालामुखी है। तंजानिया के ही यहां पर द्वीप हैं पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार द्वीप दोनों को लौंग द्वीप कहा जाता है और वहां पर लौंग की अच्छी खासी पैदावार होती है। इसके अतिरिक्त तंजानिया के अंदर है सेरेंगेटी प्लेन्स, यानी सेरेंगेटी घास के मैदान। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये सवाना प्रकार के घास के मैदान है। तो ये पूछा जा सकता है कि सेरेंगेटी सवाना घास के मैदान कौन से देश के अंदर है। इसके अतिरिक्त यह पूर्वी अफ्रीका का देश तो है ही, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहां पर इससे संबंधित भी एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए बनाया गया है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं तंजानिया से संबंधित है? माउंट किलिमंजारो क्या तंजानिया में है? सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान क्या तंजानिया में है? पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी क्या तंजानिया के अंदर है? या पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी की जो झीलें हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बहुत सारी झीलों के नाम, क्या उनमें से कोई तंजानिया के अंदर है? देखिए, आप जांच कीजिए और बताइए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। आइए, प्लेसेस इन न्यूज, आज के इस चैप्टर में हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मरमरा सागर। मरमरा सागर काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक सागर है, जहां बोस्फोरस जल संधि से हम काला सागर से मरमरा सागर में प्रवेश करते हैं और डार्डनेल्स जल संधि से होकर हम मरमरा सागर से एजियन सागर में जाते हैं और एजियन सागर से फिर हम भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह मरमरा सागर हमें काला सागर से भूमध्य सागर में पहुंचाने का एक मार्ग है। ठीक, ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस्तांबुल, जो कि 2 महाद्वीपों का शहर है, तुर्की का एक शहर जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक, तो इस मरमरा सागर क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया, जिसके कारण मरमरा सागर के अंदर जल की ऊंची ऊंची लहरों की उत्पत्ति हुई, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अगर हम इस्तांबुल की बात करें तो दुनिया के सबसे पुरातन शहरों में से एक है। इसकी गलियां बहुत तंग हैं और बहुत पुराने भवन बने हुए हैं, जो ऐसे भूकंप से भी बहुत बड़े रूप में क्षतिग्रस्त हुए और भविष्य में और हो सकते हैं। तो लोग यहां घबरा गए और यह चर्चा का विषय बना रहा। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि ब्लैक सागर से, काला सागर से अगर आप मरमरा सागर में आना चाहते हैं तो यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस। और मरमरा सागर से एजियन सागर में आना चाहते हैं तो एक और जल संधि है यहां पर, डार्डनेल्स। ठीक है, और फिर यहां भूमध्य सागर में आ जाते हैं। यूक्रेन, रूस, इन देशों के जो कच्चा तेल है वो अगर हम इस तरफ ले जाना चाहते हैं अफ्रीकी देशों की ओर या फिर यूरोप की ओर, तो ये एक प्रमुख मार्ग है जिसके ऊपर तुर्की का नियंत्रण है।
ठीक है, तो इस क्षेत्र को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तुर्की को भी अच्छे से याद रखना। तुर्की में अनातोलिया का पठार है, पोंटिक पर्वत है, पोंटिक पर्वत से ही निकलती है वो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां, जिसको दजला और फरात भी कहते हैं, जो इधर जॉर्डन से होती हुई, सॉरी सीरिया से होती हुई इराक होते हुए फारस की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो वो यहां पोंटिक पर्वत से निकलती है, अनातोलिया पठार। तुर्की में ही यहां पर एक झील है जो विश्व की सबसे खारे यानी लवणीय जल की झील है, जिसे हम कहते हैं लेक वॉन। तो वॉन झील को भी आप याद रखिए, वो भी तुर्की में ही है। ठीक, चलिए अब इससे संबंधित आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न। मरमरा सागर किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर और काला सागर को, एजियन सागर और काला सागर को, एड्रियाटिक सागर और काला सागर को, या कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को? इस प्रश्न का उत्तर तो आप निश्चित तौर पर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। मैं धर्मेंद्र सिंह चौधरी आपसे मिलता हूं अब अगले प्लेसेस ऑफ न्यूज प्रोग्राम में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।